मेरा ये सवाल है मैम कि आप पढ़ी लिखी शिक्षित हैं, तो राजनीति में आने का आपकी रुचि कैसे हुई? जब क्योंकि आपने अभी बताया कि आपको पीएससी की तैयारी कर थे, यूपीएससी की, तो ऐसा क्या मोमेंट बना कि आप राजनीति में आप आ गई और वहाँ से एकदम से दूसरे? मेरा राजनीति माने मेरे मिस्टर जो है ना शुरू से इंटरेस्ट रखते थे राजनीति में, और वो तो शासकीय अधिकारी थे, आ नहीं सकते थे, और वो चाहते थे मैं सर्विस करूं, चाहे राजनीति में जाऊं, कुछ न कुछ करूं, तो उनका काफ़ी सपोर्ट रहा मेरे ओर। जी, आपकी पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी रही, जिसका नतीजा है कि आप यहाँ हैं। कांग्रेस ही क्यों ज्वाइन की? क्या इससे पहले आपको बीजेपी या कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी में जाने की ऐसे कुछ असमंजस की स्थिति थी आपके सामने? शुरू से कांग्रेस ही था और कांग्रेस विचारधारा के लोग थे, इसलिए मेरा भी बचपन से कांग्रेस विचारधारा की ओर जो है झुकाव रहा, इसलिए मैंने पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी चुनी। तो टकराव कितना था? डर लग रहा था कि एक बार फिर से मेरे प्रतिद्वंदी वही हैं जो पिछले बार 2013 में? मुझे डर नहीं लग रहा था, इसलिए कि मतलब पूरा क्षेत्र में माहौल था कि अंबिका मरकाम जीतेगी, उनको टिकट मिलेगी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी वाले डर रहे थे कि अंबिका मरकाम को टिकट ना मिले। लक्ष्मी ध्रुव का जो 5 साल कार्यकाल रहा है, पार्टी के या फिर जो जनता की अपेक्षाओं में वो पूरा नहीं उतर पाई खरा? नहीं, देखिए वो भी अपने हिसाब से बहुत काम करी है क्षेत्र के लिए। तो जो 5 साल की सरकार की उपलब्धियाँ हैं उनको लेकर जा रहे थे कि जो अभी क्षेत्र में समस्याएं हैं उनको लेकर जा रहे थे? दोनों चीज़ को, सरकार की, भूपेश बघेल की भी सरकार की योजनाएं अच्छी योजनाएं थी, तो उन योजनाओं को भी लेकर के जा रहे थे और अपने क्षेत्र की समस्याओं को भी लेकर के जा रहे थे। जैसे कि मैम अगर हम लोग बात करें जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं उनके ऊपर, तो पानी की समस्या वहाँ लगातार बनी हुई है आपके विधानसभा क्षेत्र में। जब गर्मी के समय आती है तब लोगों के लिए साफ पानी मिलना दुभर हो जाता है, तो इस क्षेत्र में कितना काम करने की ज़रूरत है, कितना काम हो पाया है? और कई जगह पाइपलाइन में ऐसा टेस्टिंग भी नहीं किए हैं, टेस्टिंग नहीं किए करने की वजह से लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। मैं तो रोज़ 5 से 10 लोगों का फ़ोन आता है, आज यहाँ पानी की समस्या है, यहाँ पे पंप नहीं चल रहा है। डेली मेरे पीएचई वाले से डेली बात होती है। विजय शर्मा का यह भी कहना है, हमारे साथ उनके साथ भी इंटरव्यू है मैम, जो नक्सली मारे जा रहे हैं पुलिस के द्वारा मुठभेड़ में, तो वो नक्सली ही मारे जा रहे हैं। कांग्रेस का पता नहीं ऐसा क्या लगाव है नक्सलियों के साथ में कि उन्हें वो जनता बता रही है, वहाँ की आदिवासी बता रही है, जबकि नक्सली खुद बोल रहे हैं कि उन लोग नक्सलवादी हैं। तो इस तरह से कई लोग हैं नक्सली, मैं नहीं कहती नहीं है, लेकिन उसमें कुछ निर्दोष लोग भी जो है उनको नक्सली बोल के पकड़ा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। 6 महीने पूरा होने को है बीजेपी सरकार की। अरुण साहू जी का यह कहना है कि जो 5 साल में कांग्रेस सरकार काम नहीं कर पाई, हमारी बीजेपी सरकार 6 महीने में वो सब काम 80% ज़्यादा काम कर चुकी है बीजेपी 6 महीने। क्या करिए, कुछ भी तो नहीं दिख रहा फील्ड में, क्या काम करिए। अभी तो देखिए इलेक्शन में ही थे सब लोग, और अभी तो उन लोग की मीटिंग ही चल रही है, अभी तो मंत्रिमंडल का फिर से फेरबदल होना है, अभी ऐसा कोई काम नहीं दिख रहा है। आप अपना राजनीतिक भविष्य कहाँ तक देखते हैं? अभी आप विधायक हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री, कहाँ तक देखते हैं आप? मुख्यमंत्री का तो नहीं सोच सकती, लेकिन अभी जो है फिर से सरकार बनेगी तो शायद मंत्रिमंडल में स्थान मिल जाए, ऐसा ज़रूर सोचे थे। विपक्ष में बैठकर अपने क्षेत्र के लिए काम करना और निकलवाना बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन फिर भी चूँकि अभी आपके पास 5 साल का समय है, विपक्ष में रह के आपको काम करना है, तो क्या ऐसे आपके पास एजेंडे हैं, मुद्दे हैं जिनको आपको लगता है कि मुझे 5 साल के भीतर इस काम को करना है? अपने क्षेत्र में कॉलेज खुलवाना, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। जहाँ जहाँ रोड नहीं बना वहाँ रोड बनवाना। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जवाब का है, और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार अलग अलग लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, वहां के नेता, मंत्री, विधायक और सांसदों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और जानने का प्रयास करते हैं उनके जीवन के बारे में, सफ़र के बारे में, कैसा रहा उनका संघर्ष और कैसा रहा उनका कार्यकाल, क्या रही उनकी उपलब्धियाँ। आज इसी बीच हमारे इस कार्यक्रम में मेहमान हैं सिहावा विधानसभा क्षेत्र से विधायक अंबिका मरकाम जी। मैडम, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। राजनीतिक चर्चा पर आगे बढ़ेंगे मैम, लेकिन उससे पहले अंबिका मरकाम जी कौन हैं, कैसे राजनीति में आए, थोड़ा सा इनके बारे में हमारे दर्शकों के लिए। रायपुर की रहने वाली थी और वहीं पली बढ़ी,
शिक्षा दीक्षा भी रायपुर में ही हुआ मेरा, लेकिन चूँकि शादी होने के बाद मैं गट्टाश्री ग्राम में आई, एक छोटे से गांव में। और मेरे मिस्टर जो है जिला शिक्षा अधिकारी थे एजुकेशन में, तो उनका भी मार्गदर्शन मिला और मैं चाहती थी कि मैं सर्विस करूं, लेकिन शायद किस्मत राजनीति की ओर मोड़ ले लिया। और मैंने प्रयास भी किया था पीएससी दिलाने का, लेकिन उसमें नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने महिला कांग्रेस ज्वाइन की, और महिला कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद लगातार सक्रियता रही। और 1994 में जब पंचायती राज चुनाव हुआ, नहीं 90 में सबसे पहले चुनाव हुआ पंचायती राज का, तो उस समय मुझे पार्टी ने जनपद अध्यक्ष की टिकट दिया। उस समय जनरल चुनाव हुआ करता था, तो उस समय 2 दिन बचा था, चुनाव स्थगित हो गया। फिर उस समय स्टे लग गया। स्टे लगने के बाद 94 में फिर चुनाव हुआ, तो 94 में मैंने फिर अप्लाई किया कि मैं 90 में जब लड़ रही थी तो मेरा अधिकार बनता है और इसलिए मुझे टिकट दिया जाए। तो मैंने प्रयास किया और मैं जनपद सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुई, जनपद अध्यक्ष भी निर्विरोध निर्वाचित हो गई। और इस तरह से मेरा कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। मैंने काफ़ी विकास कार्य किया, बहुत दौरा किया उस समय क्षेत्र का। और सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी उस समय रही कि मैंने जनपद पंचायत से बहुत लंबा चौड़ा एक प्लान किया और उसमें कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया 85 दुकानों का, जिसके लिए मुझे कोर्ट भी जाना पड़ा, लेकिन जनहित में जीत मेरी हुई। और आज भी वो नगर की रौनकता है, लोग मुझे याद करते हैं कि आपके कार्यकाल में हुआ था। इस तरह से राजनीतिक शुरुआत मेरी हुई और उसके बाद लगातार सक्रियता रही। 2000 तक के जनपद अध्यक्ष रही। 2000 के बाद में जिला पंचायत लड़ी, तो जिला पंचायत में मैंने 250 वोट से हार गई। उसके बाद पार्टी में सेवा देते रही मैंने उसकी चिंता नहीं की। और उसके बाद लगातार मेरी इच्छा थी कि मैं एक बार विधायक बनूं, और लगातार मेरा प्रयास हर विधानसभा में रहते रहा। लेकिन हमारे पूर्व मंत्री माधव सिंह ध्रुव जी उसमें प्रेजेंट विधायक हुआ करते थे, मंत्री थे, इसलिए मुझे टिकट नहीं मिला। फिर 2008 में मुझे टिकट मिला, इतने दिन संघर्ष करने के बाद। और उस समय मैं अभी जैसे विपक्ष में हूँ, उस समय भी विपक्ष में थी और विपक्ष की भूमिका में निभाया और क्षेत्र के विकास के लिए काफ़ी काम भी लाई, क्षेत्र का विकास भी कराई। और उसके बाद फिर मुझे 2013 में टिकट मिला, फिर कुछ वोटों से हार गई मैं 2013 में। और उसके बाद फिर पार्टी के कार्यक्रमों में लगी रही लगातार। और उसके बाद पार्टी संगठन में उस समय जब 2008 में जब विधायक थी तो मैं महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी रही। 2013 में जब चुनाव हारी और उसके बाद महिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी दूसरे को बना दिए, तो फिर भी मैंने बिना पद के भी काम करते रही। फिर 2018 में मेरी टिकट कट गई, नहीं मिला मुझे टिकट। पार्टी संगठन में ने मुझे उपाध्यक्ष का पद दिया, उपाध्यक्ष को लेकर के मैं काम करते रही। फिर गरियाबंद ज़िले की प्रभारी रही। गरियाबंद ज़िले में बहुत दौरा की मैंने, देवभोग, अमलीपदर, पूरे जंगल क्षेत्रों में, और लगातार अपने क्षेत्र में भी सक्रियता बनाए रखी, जिसका परिणाम आज आपके सामने है। ये जो सक्रियता मेरी रही, कभी मैं बैठ के रही नहीं, हमेशा जनता का काम करते रही। अलग अलग पदों पर भी काम करते थे पार्टी के अंदर। मेरा ये सवाल है मैम कि आप पढ़ी लिखी शिक्षित हैं, तो राजनीति में आने का आपकी रुचि कैसे हुई? जब क्योंकि आपने अभी बताया कि आपको पीएससी की तैयारी कर थे, यूपीएससी की, तो ऐसा क्या मोमेंट बना कि आप राजनीति में आप आ गई और वहाँ से एकदम से दूसरे? मेरा राजनीति माने, मेरे मिस्टर जो है ना शुरू से इंटरेस्ट रखते थे राजनीति में, और वो तो शासकीय अधिकारी थे, आ नहीं सकते थे, और वो चाहते थे मैं सर्विस करूं, चाहे राजनीति में जाऊं, कुछ न कुछ करूं। तो उनका काफ़ी सपोर्ट रहा मेरे और मैं बताई ना पहले ही, मैं पीएससी का एग्ज़ाम दिलाई, उसके बाद नहीं हुआ तो अचानक मैंने सीधा विधानसभा का
अप्लाई कर दी 89 में। तो उसके बाद माधव सिंह जी को टिकट मिल गई। उसके बाद लगातार उनके साथ काम करते रही मैं। और वो उसके बाद फिर कुछ न कुछ पदों पे महिला कांग्रेस की रायपुर जिला ग्रामीण था तो उसमें महामंत्री रही। यही मेरी शुरुआत थी। उसके बाद उसमें मैं क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के पेपर में देना, क्षेत्र की समस्याओं को दौरा करना, ये सब काम करते रही महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष होकर। आप छात्र जीवन में भी लगातार ऐसी एक्टिव थी कुछ कामों को लेकर? जीवन में क्लास में कैप्टन रही जी। बस ऐसे, हाँ, शुरू से ही रही। और ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह में भाग लेना, ये सब रुचि रही है। तो मिस्टर का काफ़ी सहयोग रहा और उनके चलते जो है मैं आगे बढ़ते गई राजनीति में। उसके बाद अपने आप से मुझे इंटरेस्ट आते गया और मैं कभी बैठ के रही नहीं। बच्चे उस समय छोटे थे, फिर भी मैं उनको छोड़ के राजनीति में गई और उसके बाद भी मेरे बच्चे सब अच्छे पदों पे गए। जी, आपकी पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी रही, जिसका नतीजा है कि आप यहाँ हैं। कांग्रेस से क्यों ज्वाइन की? क्या इससे पहले आपको बीजेपी या कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी में जाने की ऐसे कुछ असमंजस? मेरा परिवार शुरू से कांग्रेसी था और कांग्रेस विचारधारा के लोग थे, इसलिए मेरा भी बचपन से कांग्रेस विचारधारा की ओर जो है झुकाव रहा। इसलिए मैंने पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी चुनी। और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बहुत कहते थे मुझे कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए, लेकिन मेरा विचार मेल नहीं खाता था उनके साथ, इसलिए मैं नहीं गई। और 2003 में पिंकी ध्रुव को टिकट मिली थी ना, उस समय बहुत बोलते थे वो लोग। मैं बोली मैं आऊँगी भी तो मेरा विचार मेल खाएगा नहीं तो कोई मतलब नहीं होगा। 2008 का वो समय था जब दो महिलाएं, एक आप और पिंकी शाह आमने सामने थी। तो ऐसा क्या माहौल क्या था कि उनके पक्ष में लहर था, हमारे पक्ष में लहर था? क्योंकि पहली बार चुनाव लड़े थे आप विधायक के लिए। उस समय ऐसा था कि पिंकी ध्रुव प्रेजेंट विधायक थी 2003 में। तो क्षेत्र में लोगों की नाराज़गी बहुत थी और लोग मेरा कार्य करने के तरीका को लोग जानते थे, इसलिए लोगों ने मुझे पसंद किया और मुझे चुना उस समय। क्योंकि मैं पब्लिक के बीच हमेशा से रही, छोटी मोटी समस्याओं का निपटारा करते रहती हूँ। पहले भी करती थी, कोई पद में रहूँ तो नहीं रहूँ तो हमेशा से। जब से जनपद अध्यक्ष बनी उसके बाद लगातार मैं पब्लिक के कांटेक्ट में रही। उसका जो है फ़ायदा मुझे 2008 में मिला। मैं 15,000 वोटों से जीती थी। तो अगर बात करें मैडम कि जो 2008 और 13 के बीच का जो समय था आपके कार्यकाल का, कितनी संतुष्ट हैं आप? कौन कौन से जो बड़े बड़े काम हैं जिसको लगता है कि मैं वहाँ विधायक रहते हुए की, जिससे मुझे संतुष्टि हुई अंदर से? ऐसे कौन कौन से काम हो सकते हैं 8 से 13 के बीच में जब आप वहाँ विधायक थे? हाँ, विधायक थे। तो मैं बताई ना, उस समय तो जब मैं जनपद अध्यक्ष थी तो मेरा क्षेत्र पूरा काला पानी था। एक भी पुलिया नहीं था, रोड नहीं था। वो सब चीज़ों को लेकर के पेपर के माध्यम से काफ़ी करती थी। और आज मेरा क्षेत्र पूरा सब तरफ से रोड बन गया है, पुलिया बन गया है, हर क्षेत्र से। मतलब मैं गट्टासली क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ। गट्टासली मेरा ससुराल है, छोटा गांव है। और वहाँ पर जो है मुझे वहाँ गांव वालों का भी सपोर्ट अच्छा मिला और हर चीज़ में सपोर्ट मिला, जिसका परिणाम आज आपके सामने है। और हमेशा से उस क्षेत्र से कांग्रेस जीतते रही है, अभी भी जीती है। तो लोग मुझे उस क्षेत्र को लोग पसंद करते थे। मैं आम लोगों की तरह रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। जैसे गांव वाले आएंगे तो गांव वालों की तरह ही उनके साथ बैठ जाऊंगी, उनके साथ खा लूँगी, उनके साथ जैसा वो चाहते वैसा। 2013 में आपकी टक्कर श्रवण मरकाम जी के साथ हुई थी और 2023 में भी हुई। हाँ, 2013 में आपको पराजय का सामना करना पड़ा और 2023 में आप एक बार फिर से बैक बाउंस करके आए। तो टकराव कितना था? डर लग रहा था कि एक बार फिर से मेरे प्रतिद्वंदी वही हैं जो पिछले बार 2013 में? मुझे डर नहीं लग रहा था, इसलिए कि मतलब पूरा क्षेत्र में माहौल था कि अंबिका मरकाम जीतेगी, उनको टिकट मिलेगी। बल्कि भारतीय जनता पार्टी वाले डर रहे थे कि अंबिका मरकाम को टिकट ना मिले, लक्ष्मी ध्रुव को ही टिकट मिले। वो डर रहे थे कि अगर इनको टिकट मिलेगी तो ये भारी पड़ेगी। 2013 में मेरा हारने का कारण ये था कि एक पिछड़ा वर्ग संगठन खड़ा था, तो उसमें कांग्रेस और बीजेपी के दोनों संगठन के लोग वहाँ एक संगठन बनाए थे।
उसमें बीजेपी के लोग वापस चले गए और कांग्रेस के जो है वो वापस नहीं आए, इसलिए मुझे कांग्रेस में नुकसान हो गया। मैं 6,500 वोटों से हार गई उस समय, और वो जो सामने वाला कैंडिडेट था उसको 16,000 वोट उसने कांग्रेस का वोट काट दिया, इसलिए नुकसान हुआ। नहीं तो मेरा कोई विरोध नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने संगठन बना करके खड़े कराया, इसलिए मैं हारी। 2018 में लक्ष्मी ध्रुव जी का जो जीत का अंतर था लगभग 45,000 था, और वहीं अगर 23 की बात की जाए तो लगभग 16,500 की जीत का अंतर है, तो कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। तो क्या अगर बात किया जाए लक्ष्मी ध्रुव का जो 5 साल कार्यकाल रहा है, पार्टी के या फिर जो जनता की अपेक्षाओं में पूरा नहीं उतर पाई खरा? नहीं, देखिए वो भी अपने हिसाब से बहुत काम करी है क्षेत्र के लिए, और उस समय 2018 में एक लहर था, इसलिए लोग बहुत वोटों से जीते थे, और उन्होंने भी अच्छा काम किया है अपने हिसाब से। सत्ता सरकार में रही है। मेरी तो बदकिस्मती कहना चाहिए, जो मैं जब भी चुनाव जीती तो विपक्ष में रही, लेकिन फिर भी मैं नहीं घबराती हूँ, क्योंकि सबसे संबंध मेरा अच्छा है, तो इसलिए मैं क्षेत्र के लिए तो विकास के लिए लड़ाई लड़ूंगी, ये लोगों को मैं कहती हूँ, और मेरा प्रयास भी जारी है। और मैं अभी तो मेरा ये मानना है कि जैसे हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इंटीरियर क्षेत्र हल्लारी रिसगांव क्षेत्र है, जो अभ्यारण्य क्षेत्र है, वहाँ का विकास सिर्फ अभ्यारण्य की वजह से नहीं हो पाता वहाँ, क्योंकि सेंट्रल की स्कीमें चलती हैं। जब तक सेंट्रल से अनुमति नहीं होगा तो कोई भी काम, चाहे बिजली का हो, रोड का हो, पुलिया का हो, नहीं हो सकता, तो इसलिए प्रॉब्लम आता है। उधर एक तो नक्सलाइट एरिया भी है, इसलिए लोग जाने से भी डरते हैं। लेकिन इस समय चुनाव में मैंने अभी 2023 के चुनाव में बहुत हिम्मत करके मैं उस क्षेत्र का पूरा दौरा की हूँ, और चुनाव जीतने के बाद भी मैंने कई ठो गाँव में जा कर के स्कूल का लोकार्पण वगैरह किया है। अभी भी मेरा 26 तारीख का कार्यक्रम उधर का बना है। मेरी ये सोच है कि उधर जब तक हम वहाँ पर जाएंगे नहीं, तो वहाँ की जन समस्याओं को सुनेंगे नहीं, उनका जानेंगे नहीं, जब तक उनके साथ हम बैठेंगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि उनकी क्या समस्याएं हैं। और मेरे ख्याल से मैं 2008 से लगातार उधर जो बिजली की व्यवस्था है उसके लिए लगातार मैं विधायक रही, तब नहीं रही तो बराबर लड़ते रही हूँ। अभी भी लोगों को मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस क्षेत्र का विकास होगा, इस क्षेत्र के लिए करेंगे। अब देखते हैं, हमारी कोशिश तो पूरी रहेगी कि अब क्या कर पाते हैं, क्योंकि सत्ता में तो है नहीं, फिर भी व्यवहार बना के काम लेने का काम करेंगे, सभी मंत्रियों से लड़ाई लड़ेंगे। और ऐसा नहीं होता है, मिलता है विपक्ष के लोगों को महत्व मिलता है, क्योंकि हम तो विपक्ष में रह के देख चुके हैं। और जितना ज़्यादा आप सक्रिय रहोगे, जितना ज़्यादा आप काम लेने की कोशिश करोगे, उतना आपको काम मिलेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना करा सकते हैं अपने क्षेत्र में। 23 का चुनाव में आपके पास जब आप लोगों के बीच जाते थे मुलाकात करने के लिए जनता के बीच में, तो जो 5 साल की सरकार की उपलब्धियाँ हैं उनको लेकर जा रहे थे कि जो अभी क्षेत्र में समस्याएं हैं उनको लेकर जा रहे थे? दोनों चीज़ को, सरकार की, भूपेश बघेल की भी सरकार की योजनाएं अच्छी योजनाएं थी, तो पूर्ण योजनाओं को भी लेकर के जा रहे थे, और अपने क्षेत्र की समस्याओं को भी लेकर के जा रहे थे, और दोनों का फ़ायदा मिला, क्योंकि किसानों का जो कर्जा माफ था ये सबसे बड़ा मुद्दा था, और मिला भी उसका फ़ायदा। और मैंने तो शुरू से कहा था कि मैं जीतूंगी, मुझे पूरा एहसास है कि क्योंकि टिकट के लिए भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन तो मेरा रिपोर्ट जो है बहुत अच्छा रहा शुरू से ही। जो सर्वे रिपोर्ट था उसमें भी टॉप में गया था, और उस आधार पे जो है सारे नेताओं ने जो मुझे चुना और मैं आज जीत के आई। वो नेता लोग हमारे कहते भी थे, फिर भी मैं उनको से कहती थी मैं जीत के आऊँगी, आपके झोले में डालूँगी, और मैंने दिया उनको जीत के। 18 में 68 सीट जीत कर कांग्रेस अभी तक की सबसे बड़ी जीत छत्तीसगढ़ के इतिहास में जीत कर आए थे। ऐसा क्या हुआ 5 साल में कि 35 सीट पर आके सिमट गई? क्या कांग्रेस जो दावा करती रहती है कि 5 साल में इतना काम हुआ है जो छत्तीसगढ़ में 15 साल में नहीं हो पाया, तो क्या जो इतने सारी स्कीमें बनाए थे वो जनता के बीच सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, फिर वहाँ उनको तक पहुँचा नहीं पाया? देखिए,
15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और ईवीएम में धांधली करके ही जो है हमारे बहुत सारे नेताओं को जो है हराने का काम किए हैं। ये कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है जिसकी वजह से जो है सरकार हमारी नहीं बन पाई। तो इसके लिए आप ईवीएम को जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि कई जो कांग्रेस के नेता हैं उनसे हम जब इंटरव्यू करते हैं तो उनका कहना है कि आंतरिक फूट था जिसका लाभ बीजेपी को मिला और कांग्रेस को इसका नुकसान हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब क्योंकि केंद्र में सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की थी, इसलिए केंद्र के लोग भी नहीं चाहते थे यहाँ पर सरकार बने, इसलिए उन्होंने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी किया है। देखिए हर पार्टी में रहता है थोड़ा ना थोड़ा तो मतभेद है, ऐसा नहीं है कि सब एक रहें, लेकिन उसके बाद भी सरकार बन रही थी। ये तो पूरा आप लोग मीडिया वाले भी नहीं कह पा रहे थे कि सरकार नहीं बनेगी और अचानक जो रिजल्ट आया वो विपरीत रिजल्ट रहा, तो इससे तो मान सकते हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है। टीएस बाबा के साथ जब हमारा इंटरव्यू हो रहा था मैडम अंबिकापुर में, तब उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी काम अच्छा की है लेकिन जो उनका नीति नियम था उसको जनता के बीच हम लोग पहुँचाने में असफल रहे। नहीं, जनता के बीच तो पहुँचा है। अब बड़े नेता लोग का क्या सोच है, क्या कहते हैं वो लोग जाने। और बहुत अच्छी योजनाएं थी है ना, सबसे किसानों के लिए इतना समर्थन मूल्य बढ़ा दिए, किसानों का कर्जा माफ़ हुआ, रीपा का काम हुआ जिसमें लोगों को रोज़गार मिला है ना, महिला समूहों को। तो महिलाओं को गोबर खरीदी का काम किए जिसमें गोबर खरीदी से महिलाओं को रोज़गार मिला। उसमें उन लोग कितना सारा चीज़ बना रहे थे, पेंट बना रहे थे, दिया बना रहे थे, आखिर उनको रोज़गार तो मिला। खाद बनाने का काम कर रहे थे, तो उसमें जो है वो सोसाइटी में बेचते थे, तो उससे उनकी आर्थिक स्थिति तो मजबूत हुई है। तो कहीं न कहीं पे बहुत अच्छा काम भूपेश बघेल सरकार कर रहे थे। नरवा गरवा घुरवा बारी, आज गौठान सब बंद पड़े हैं। अभी कांग्रेस की सरकार होती तो गौठान और आगे बढ़ता, जो योजनाएं हैं वो आगे बढ़ती, क्योंकि 5 साल में तो कुछ भी नहीं होता है, आदमी करते करते ही जो है आगे बढ़ता है। अगर और मौका मिलता तो ज़रूर उन योजनाओं को आगे बढ़ाते तो उसका प्रतिफल अच्छा ही होता। जैसे कि मैम अगर हम लोग बात करें जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं उनके ऊपर, तो पानी की समस्या वहाँ लगातार बनी हुई है आपके विधानसभा क्षेत्र में। जब गर्मी के समय आती तब लोगों के लिए साफ़ पानी मिलना दुभर हो जाता है, तो इस क्षेत्र में कितना काम करने की ज़रूरत है, कितना काम हो पाया है? अभी क्या हो रहा है पानी के लिए, जैसे जल जीवन मिशन से सेंट्रल की योजना है और जल जीवन मिशन से बड़े बड़े टंकी तो बना दिए। टंकी बनाने के बाद जो पाइपलाइन देना चाहिए, पाइपलाइन का अलग ठेकेदार, टंकी के अलग ठेकेदार, और वहाँ पर कमियाँ दिखी जो मैं अभी दौरा की हूँ वहाँ पे, कि बिना बोर की टंकी आपने बना दिया, तो पानी कैसे पहुँचेगा लोगों को? बोर दूसरे जगह, टंकी दूसरे जगह, और कई जगह पाइपलाइन में ऐसा टेस्टिंग भी नहीं किए हैं। टेस्टिंग नहीं किए करने की वजह से लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। मैं तो रोज़ 5 से 10 लोगों का फ़ोन आता है, आज यहाँ पानी की समस्या है, यहाँ पे पंप नहीं चल रहा है। डेली मेरे पीएचई वाले से डेली बात होती है, तुरंत भेज के ठीक करवाती हूँ। लेकिन ये थोड़ा सा है अच्छी योजना, जल जीवन मिशन के तहत जो है लोगों को पानी देना। अभी तो बहुत बड़ा टंकी का निर्माण भी होना है सोंडूर के पानी को लाने का, तो उसके लिए ज़मीन वगैरह का चल रहा है और वो हो नहीं पाया है। अगर जैसे हो जाएगा तो उससे भी काफ़ी लाभ मिलेगा। किसी भी क्षेत्र का विकास करने के लिए वहाँ की रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर का सही होना बहुत ज़रूरी है। तो रोड के निर्माण में अभी भी कहीं ना कहीं जो कनेक्टिविटी है उसकी कमी है, तो इसको पूरा करने के लिए क्या रोड मैप है आपके पास आने वाले समय को लेकर? रोड मैप तो मैं बना के रखी हूँ, मैंने विधानसभा में भी लगाया है, और अभी भारतमाला जो रोड बन रहा है उसके कारण मेरे विधानसभा का रोड बहुत ख़राब हो चुका है। और मैंने इसको विधानसभा में भी लगाया था कि आप भारतमाला रोड बनाकर पूरा जंगल काट दे रहे हैं, और वही हम एक साइड देख रहे हैं कि रिसगांव एरिया जो अभ्यारण्य क्षेत्र है वहाँ के लोगों को हम सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। आखिर वो भी तो एक जंगल है, आप इधर जंगल के लिए अनुमति दे रहे हैं इतना,
वहाँ जंगल के लिए अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं? वहाँ लोग रह रहे हैं ना, तो अनुमति देना चाहिए उनको भी। ये बात मैंने विधानसभा में लगाया था, मंत्री जी जवाब नहीं दे पाए। और अभी वही समस्या है, अभी मैंने लगातार मेरे अधिकारियों से बात होती है कि इस रोड का क्या है। तो रोड सब सैंक्शन है, लेकिन फॉरेस्ट में जाके वो अटक गया है। अभी मंत्रालय में फाइल है, तो मैंने भी कहा कि भाई मैं खुद मंत्रालय जा कर के उसको पता लगाऊंगी कि किस स्थिति में पहुंचा है। और उसमें वन विभाग का एक कमेटी बनी हुई है जिससे मीटिंग होता है, और उस मीटिंग में जो है एनओसी देते हैं। तो एनओसी देने के बाद जो है वो स्वीकृति मिलती है। तो उसके कारण हमारे क्षेत्र का काम जो है रुका हुआ है। और मैं जब से आई हूँ चुन के, लगातार मैं रोड के लिए चिंतित हूँ। रोड के लिए जो है हर अधिकारी से बात करते रहती हूँ। अक्सर हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं समाचारों में कि जो स्वास्थ्य सुविधा भी वहाँ है फ़िलहाल में, उन पर भी काम करने की ज़रूरत है। आपको भी लगता है? तो किस प्रकार से वहाँ स्टाफ की भी कमी लग रही है? जो हॉस्पिटल में सुविधाएं मिलनी चाहिए वहाँ के लोगों को, उनकी वो मिल नहीं पा रहा, तो क्या ऐसे करने की ज़रूरत है ताकि उनको सुविधा मिल सके? अभी तो पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा हो गया है, और जगह जगह उप स्वास्थ्य केंद्र खुल गया है। अभी बहुत लोगों का मांग भी आ रहा है कि उप स्वास्थ्य केंद्र खोला जाए। अभी मैं रिसगांव एरिया गई थी, तो वहाँ जो है मुझे जानकारी मिली कि इधर से लोगों को डिलीवरी के लिए ले जाना पड़ता है, तो एम्बुलेंस की व्यवस्था थी, हमारी एम्बुलेंस को वापस ले लिया गया। तो मैंने तुरंत आकर के बीएमओ से बात किया, तो उन्होंने अपनी समस्या बताई कि फंड जो है उसके लिए हम लोगों को नहीं मिल पाता है, तो ज़िले से ही बात करना पड़ेगा। तो मैंने ज़िले से भी बात की सीएमओ से, तो उन्होंने कहा कि 20 तारीख तक के उनको उपलब्ध मैं करा दूंगा एम्बुलेंस है लेकिन खड़ी है, सिर्फ फंड के अभाव में उनको जो है डीजल पानी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो भेज नहीं पा रहे हैं। रोड भी ख़राब है बहुत ज़्यादा। मैंने कहा इसको तत्काल व्यवस्था आप करिए, और क्योंकि इंटीरियर क्षेत्र है, पहले जैसे मेरा गांव था वहाँ डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, लेकिन अभी डॉक्टर है वहाँ, तो थोड़ा सुधार तो हुआ है व्यवस्थाओं में, और नगरी में भी काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं। स्वास्थ्य सुविधा चल रहा है। अब लोगों की जनसंख्या बढ़ते जाती है, समस्या बढ़ते जाती है, तो वो समस्याएं तो कभी ख़त्म अंत होने वाला है नहीं। तो हाँ जी। कुछ दिन पहले हमारी मैम इंटरव्यू उप मुख्यमंत्री अब्दुल साहब जी के साथ हुई, तो उनका ये कहना था कि कांग्रेस सरकार, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के हार के कारण ये था मुख्य रूप से कि करप्शन और भ्रष्टाचार, जो उनकी योजनाएं थी वो जनता के हित के लिए, उनके स्वयं के हित के लिए थी। कितना सहमत है आप? मैं सहमत नहीं हूँ, इसलिए कि अभी 6 महीने की सरकार है, और 6 महीने की सरकार में क्या क्या हो रहा है ये आप लोग भी देख रहे हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई बलौदा बाज़ार में, क्यों हुआ? कानून व्यवस्था लचर है आपकी। लगातार नक्सली घटना हो रहा है। आज मेरे ही क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में मैं जाने वाली हूँ अभी 26 तारीख को, उस क्षेत्र में आज ही फिर से फायरिंग चालू हो गई है, अभी व्हाट्सएप में आया है। तो आपकी कानून व्यवस्था इतनी लचर है, आप सिर्फ कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा करके, भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके आप नहीं बच सकते। भाई आपने भी 15 साल भ्रष्टाचार किया है, नहीं किया ऐसी बात नहीं है। तो ये तो पार्टी है, तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, और विपक्ष में है तो वो तो आरोप लगाएंगे ही, और हम भी आरोप लगा रहे हैं। अभी देखिए महिलाएं भी सुरक्षित नहीं, लगातार घटनाएं हो रही महिलाओं पर, लगातार जो है कहीं पे चाकूबाजी हो रहा, कहीं पे चोरी हो रहा। मतलब ये लचर कानून व्यवस्था है ना। गृह मंत्री जी हैं विजय शर्मा जी, लगातार वो बोल रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक घटनाएं जो है प्रतिदिन हो रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है घटनाएं रुक नहीं रही है। कांग्रेस के सरकार में कभी आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि इस तरह की घटनाएं, नक्सली घटनाएं या इस तरह के अपराध ये कभी नहीं हुए, शांतिपूर्वक था। विजय शर्मा का यह भी कहना, हमारे साथ उनके साथ भी इंटरव्यू है मैम, जो नक्सली मारे जा रहे हैं पुलिस के द्वारा मुठभेड़ में, तो वो नक्सली ही मारे जा रहे हैं। कांग्रेस का पता नहीं ऐसा क्या लगाव है नक्सलियों के साथ में कि उन्हें वो जनता बता रही है, वहाँ की आदिवासी बता रही है, जबकि नक्सली खुद बोल रहे हैं कि उन लोग नक्सलवादी हैं। नहीं, कई निर्दोष लोग को भी नक्सली बोल के पकड़ रहे हैं ये लोग, आदिवासी लोग को। अभी रिसगांव क्षेत्र में जब 13 लोग मारे गए थे, उस समय मैं प्रेजेंट विधायक थी। 2009-10 में हुआ था, 10 में हुआ था।
तो उस समय पूरे गांव के लोग को उठा लिए थे, और गांव के लोग तो पूरे नक्सली नहीं हो सकते ना। तो इस तरह से कई लोग हैं नक्सली, मैं नहीं कहती नहीं है, लेकिन उसमें कुछ निर्दोष लोग भी जो है उनको नक्सली बोल के पकड़ा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। अब आदिवासी तो सीधे साधे भोले भाले लोग रहते हैं, उस क्षेत्र में आपको क्या पता चलेगा कि ये आम आदमी है या नक्सली है। आप मार के गिनती कर देंगे कितने नक्सलियों को हमने मार गिराया, तो ये तो कहीं सत्यता नहीं है उसमें। आपने बलौदा बाजार में जो घटना हुई उनका जिक्र किया, तो ये भी बात निकल के आ रही है, बीजेपी का ये आरोप है कि जो कांग्रेस के बड़े टॉप लीडर हैं जैसे रुद्र गुरु जी हो गए, उनका ये षड्यंत्र था कि दंगा को भड़काए ताकि जो अभी प्रदेश में व्यवस्था है वो अव्यवस्था में बदल जाए। नहीं, देखिए बलौदा बाजार की घटना, देखो आरोप तो आप विपक्ष में तो लगाएंगे कि आपने किया है, लेकिन आपकी कानून व्यवस्था क्यों लचर है? आपको जब पता था वहाँ पे इतना बड़ा आंदोलन होने वाला है, 10,000 14,000 लोगों के लिए जब भोजन बन रहा है, तो आपको पता था, तो आपने वहाँ पर क्यों सुरक्षा व्यवस्था नहीं किया? जब छोटे छोटे आंदोलन होते तो पुलिस का घेरा रहता, वहाँ पे क्यों आपने कलेक्टर और एसपी कार्यालय को घेर के नहीं रखा? क्यों बैरिकेड्स नहीं लगाया? क्यों स्वतंत्रता छोड़ दिया? तो ये तो आपकी कमजोरी है ना भाई, आपकी कमजोरी की वजह से ये घटना को असामाजिक तत्वों के द्वारा ये अंजाम दिया गया, और वो धीरे धीरे परतें खुलते जाएगी कि किन लोगों का हाथ है, क्या है। इसमें राजनीतिक संरक्षण की बात सामने आ रही है, तो लगता है कि इसमें राजनीतिक संरक्षण कहीं ना कहीं हावी है, अपने फ़ायदे के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कांग्रेस वाले बोल रहे हैं बीजेपी, और बीजेपी बोल रहे हैं कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस से भी जस्ट हारी है तो अपना गुस्सा उतारने के लिए, माहौल को ख़राब करने के लिए सब काम कर रहे हैं। ऐसा काम नहीं करती कांग्रेस, ऐसे काम नहीं करती। और उसमें ऐसा नहीं, देखिए समाज का आंदोलन था, वो समाज में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लोग रहे होंगे, तो जब वो उनके लोग अंदर हुए तो वो तो कांग्रेसियों के पास आएंगे ना, तो कांग्रेस तो मदद करेगी ना, बीजेपी वाले बीजेपी के पास जाएंगे तो बीजेपी मदद करेगी, तो दोनों पार्टी अपने अपने लोगों को मदद तो करेगी ना। कहीं ना कहीं आज 250 लोग अंदर हैं, तो उसमें सारी पार्टी के लोग हैं भाई। समाज तो एक ही पार्टी के नहीं होते हैं, समाज में तो हर पार्टी के लोग रहते हैं, और उसमें दूसरे लोग जो है घुस करके इसको जो अंजाम दिए हैं वो असामाजिक तत्वों के द्वारा, तो नहीं तो इस तरह की घटना तो इतिहास में पहली बार घटना है ये भाई। हम लोग भी आंदोलन करते हैं, देखते हैं कि हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, इतना बैरिकेड्स लगा रहता, तो ये तो पुलिस प्रशासन की भी गलती ही। आखिर चिंतनीय विषय है ये कि वहाँ पर बैरिकेड्स क्यों नहीं लगाया गया, वहाँ पे पुलिस सुरक्षा क्यों नहीं दी गई, क्यों इतना आसानी से वो एसपी कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय में पहुँच गया। कितने लोगों के रिकॉर्ड रखे रहते हैं वहाँ, कितने लोगों का रिकॉर्ड जल गया होगा। आज लोग मिसल रिकॉर्ड के लिए कलेक्टर का चक्कर लगाते हैं, तो कहाँ जाएंगे मिसल के लिए लोग? माने बड़ी चिंतनीय विषय है ये सब। अब फिर से विधानसभा क्षेत्र की ओर आते हैं। सिहावा विधानसभा क्षेत्र में रोजगार की और पर्यटन की दोनों की बहुत संभावनाएं हैं, तो ये जो दो मुख्य तत्व है, इससे ही किसी क्षेत्र का विकास कहीं ना कहीं संभव होता है, तो इस दिशा में भी काम करने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि इसके लिए कुछ है आपके पास? देखिए, मैंने तो सोचा था कि रोजगार के क्षेत्र में भी काम होना चाहिए वहाँ पे, और मैंने मांग भी किया था, क्योंकि जो हमारा क्षेत्र है मतलब हर तरह से ऐसे रोज़गार मूलक कोई काम ऐसा है नहीं, सिर्फ रोज़गार गारंटी के अलावा और कोई काम वहाँ पे चलता नहीं है, ना कोई फैक्ट्री है ना कुछ है। खुलना तो चाहिए वहाँ पे, कुछ ना कुछ रोज़गार मुहैया कराना चाहिए, लेकिन उसके लिए प्लान करना पड़ेगा, और जब प्लान करेंगे तो वहाँ पे कुछ उद्योग धंधे होना चाहिए जिससे लोगों को रोज़गार मिले। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। धमतरी जिला में खासकर एक तो ट्राइबल क्षेत्र है, और हम तो चाहते हैं, सोच भी रहे हैं, लेकिन चूँकि अब कितना उस पर सफल हो पाते हैं ये कहना मुश्किल है। सफलता मिलना नहीं मिलना बात की बात है कि प्रयास जारी रहेगा। हाँ, प्रयास जारी रहेगा। मैंने तो ये सब सारी चीज़ों को विधानसभा में भी रखा है, कभी कभी 0 आवर्स में भी उठाया है,
और प्रश्नकाल के माध्यम से भी उठाया है। अभी फिर से 22 जुलाई से सत्र शुरू है, फिर से हमारे तैयारी चल रही है। एक बात और है मैम, जैसे कि अगर बात किया जाए, क्योंकि बीजेपी सरकार के 6 महीना पूरा हो चुका है। अच्छा, वो पर्यटन के क्षेत्र में बोलना चाह रही थी। पर्यटन के क्षेत्र में भी, क्योंकि हमारे सिहाव विधानसभा में बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कणेश्वर महादेव है, महानदी का उद्गम स्थल है, और यहाँ पे अभी कोटेश्वर महादेव हो गया, वहाँ तो विकास हो ही रहा है, लेकिन मैंने इसको विधानसभा में रखा भी था। बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा था, वो मंत्री थे, संस्कृति मंत्री, उन्होंने कहा कि ज़रूर हम लोग यहाँ का विकास करेंगे। और उधर रिसगांव क्षेत्र में लाइट की सुविधा नहीं है, तो उन्होंने घोषणा किया विधानसभा में कि मेरे बजट भाषण में मैंने कहा, तो उन्होंने घोषणा किया कि हम पर्यटन के क्षेत्र में इधर काम करेंगे और वहाँ पे सौर ऊर्जा की लाइट लगवाएंगे रिसगांव क्षेत्र में। ये बात उन्होंने घोषणा किया था। और आज तो वो मंत्री नहीं रहे, इसके बाद कौन मंत्री बनेगा और कैसे काम करेंगे पता नहीं जी। 6 महीने पूरा होने को है बीजेपी सरकार की। अरुण साहू जी का यह कहना है कि जो 5 साल में कांग्रेस सरकार काम नहीं कर पाई, हमारी बीजेपी सरकार 6 महीने में वो सब काम 80% ज़्यादा काम कर चुकी है बीजेपी 6 महीने। क्या करिए, कुछ भी तो नहीं दिख रहा फील्ड में, क्या काम करिए। अभी तो देखिए इलेक्शन में ही थे सब लोग, और अभी तो उन लोग की मीटिंग ही चल रही है, अभी तो मंत्रिमंडल का फिर से फेरबदल होना है, अभी ऐसा कोई काम नहीं दिख रहा है। भाई हम लोग भी तो हैं विधायक, तो निर्माण कार्यों के लिए हम लोग मांगते हैं मंत्री लोग से, तो अभी तक तो कोई सैंक्शन नहीं हुआ है, तो कैसे किस टाइप का काम कर रहे हैं अभी, हमें तो नहीं दिख रहा है कुछ काम 6 महीने में। 18 लाख आवास को स्वीकृत कर दिए, वो तो आवास 31 रुपये जन मन में, वो तो सेंट्रल की योजना है ना, जो जन मन में कमारों के लिए आवास, कमारों का ही आवास बन रहा है अभी ज़्यादातर। मैं तो क्षेत्र में दौरा भी की हूँ, तो देखी हूँ का सिर्फ कमारों का आवाज़ ज़्यादा, लोगों का भी आ रहा है आवाज़ धीरे धीरे करके। ये सेंट्रल की योजना है आवास वाला, लेकिन ये छत्तीसगढ़ में अभी तो सिर्फ महतारी वंदन का पैसा दे रहे हैं वो लोग। वो भी कैसे दे रहे हैं कि 500 रुपये निराश्रित को तो आप कार्ड दे रहे हो, 500 रुपये निराश्रित का, 500 रुपये महतारी वंदन का करके 1000 दे रहे हैं। उनको 1500 मिलना चाहिए ना। महतारी वंदन का आपने घोषणा किया, 1000 देना चाहिए, 1000 आप दे नहीं रहे हो। 1000 दे रहे हो तो आपका निराश्रित को भी काट दिए, जबकि अलग से निराश्रित मिलना चाहिए, 1000 महतारी वंदन का मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिल रहा भाई? क्या विकास है? हमें तो कहीं नहीं दिख रहा कुछ विकास अभी 6 महीने में। जी, उमेश पटेल सर से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि महतारी वंदन योजना इस प्रकार से लागू किया गया, फिर लाया गया बीजेपी के द्वारा, कि जो भूपेश सरकार की थी, चाहे कर्जा माफ की बात हो, चाहे 31 रुपये 25 रुपये तो खरीद ही रहे थे चावल को, धान को, अब 31 में खरीदने की बात चल रही थी। साथ में जो 12,000 रुपये हम लोग देने वाले थे कांग्रेस की ओर से, वो उस पर भारी हो गया। तो आपको भी लगता है कि महतारी वंदन योजना बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक था? नहीं, देखिए उसमें फ़र्क तो पड़ा है इसलिए क्योंकि हमारा जो घोषणा पत्र बहुत थोड़ा विलम्ब हुआ उसमें आने में, क्योंकि 2 दिन चुनाव बचा था और हुआ है, उसका प्रचार प्रसार में थोड़ी कमी हो गई। और इनका महतारी वंदन योजना बहुत पहले से चल रहा था, ये लोग अंदर बहुत फॉर्म भरा चुके थे, और कांग्रेस वालों ने शिकायत भी किया, लेकिन उस शिकायत पे कुछ निर्वाचन आयोग के द्वारा कुछ कार्रवाई हुई नहीं, तो उसका फ़ायदा मिला है उनको। और जैसे कि आपने भी कहा था कि आपका टिकट का अनाउंसमेंट बहुत लास्ट में हुआ, इस वजह से भी जो जीत का अंतर है उसमें कमी आई। अगर पहले से आपका नाम अगर फाइनल कर दिए थे तो आपके पास समय रहता लोगों के बीच पहुंचने की, सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाने की। नहीं, वो तो है बात भाई, 10 दिन में कितना कर लूँगी मैं, तो मतलब लोगों के संपर्क में थी इसलिए दिक्कत नहीं हुआ। अगर मुझे कोई जानते पहचानते नहीं, बहुत सी जगह मैं नहीं जा पाई क्योंकि बहुत बड़ा एरिया होता है मेरा, 400 गांव हैं, उतने गांव जाना संभव नहीं है। फिर भी मैं बहुत कोशिश करी कि हर गांव में पहुंचूं, लेकिन फिर भी समय इलेक्शन के समय बहुत कम होता है। 10-12 दिन में जैसे जब नामांकन जारी भरना था तब तो मेरा डिक्लेयर हुआ है, और फिर भी फ़ायदा मिला मुझे, क्योंकि श्रवण मरकाम भी, उनको तो 2-3 महीने पहले टिकट मिल चुकी थी, उनकी तैयारी पहले से थी और हमारी भी तैयारी थी,
लेकिन तैयारी उस ढंग से नहीं होता जब तक टिकट डिक्लेयर ना हो, है ना। लेकिन पब्लिक के बीच में हम लोग रहे, इसलिए जीत हो गई। जी। अभी हाल फिलहाल में ही लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ। अगर बात छत्तीसगढ़ का करें मैम, तो जो प्रदर्शन कांग्रेस का रहा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा। आपको क्या लगता है कि इस बार 4 से 5 सीट जीत कर आने की तैयारी चल रही थी कांग्रेस की, जो पिछले बार 2 था, अभी 1 ही रह गया है? देखिए, ये तो है, मतलब सीटें 4 सीट 5 सीट आएगा ऐसा हम लोग भी समझ रहे थे, लेकिन रिजल्ट एकदम विपरीत हुआ। और हमारी पार्टी की घोषणा पत्र भी था 1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे, उसका फ़ायदा जो है नहीं मिल पाया। और कारण तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं उसके। और मैंने तो कोरबा क्षेत्र भी गई थी मैं चुनाव प्रचार में। इस बार अगर बात की जाए मैम कि वोट परसेंटेज की, तो कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ा है, और जो पिछले बार जो जीत का मार्जिन था बीजेपी कांग्रेस के कैंडिडेट में, वो भी कम हुआ है। भले सीट कांग्रेस की नहीं आ पाई है, लेकिन इसमें एक बात और निकल के सामने आ रही है कि जो कांग्रेस के टॉप लीडर थे, जिसमें पूर्व सीएम भी शामिल थे, भूपेश बघेल जी, वो भी अपनी सीट को नहीं बचा पाए। तो क्या केंद्र का चुनाव और राज्य के चुनाव दोनों में अंतर समझती है यहाँ की जनता? हाँ, अंतर तो है। केंद्र के चुनाव राज्य के चुनाव में अंतर होता है। विधानसभा का क्या है, लोग प्रचार प्रसार जो उत्साह से करते हैं, उस उत्साह से लोकसभा में नहीं कर पाते, और लोगों तक के उतनी जानकारियाँ नहीं पहुंच पाती है ना। कार्यकर्ता तो करते हैं काम, लेकिन कुछ ना कुछ कमियां रह ही जाती हैं। ये क्षेत्र भी बहुत बड़ा होता है, 8 विधानसभा, तो इसलिए दिक्कतें तो होती हैं। जी। अब कुछ व्यक्तिगत सवाल में, चूँकि आप एक खुद गृहिणी हैं, है ना, आपके बाल बच्चे हैं, पति हैं, तो और साथ साथ में राजनीति में भी अपना आपको समय देना रहता है, तो दोनों के कैसे मैनेज करते हैं? क्या सपोर्ट घर वालों को मिलता है, पति का, बच्चों का? तो नहीं, मैं तो मेरे मिस्टर ऐसा घर का कुछ काम नहीं करते हो। मुझे घर का सुबह का काम निपटा के निकलना पड़ता है, और बच्चे मेरे बड़े हो गए हैं। जब छोटे थे तो थोड़ी तकलीफ़ होती थी, अब सब शादी हो के अपने अपने घर चले गए, अभी फ्री होकर राजनीति कर रही हूँ मैं। और उन लोगों का भी अच्छा सपोर्ट रहता है। सारी बेटियाँ मेरी आ गई थी चुनाव में, सब लोग अपने अपने ढंग से काम किए। और लेडीज़ लोग के साथ तो ऐसा रहता ही है कि घर का काम कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, बिना काम किए तो निकलते नहीं हैं, है ना। फिर भी सुबह 10-11 बजे तक के अपना घर का काम निपटा के लोगों से मिलना जुलना, फिर फील्ड में जाना, ये अभी मेरी डेली का रूटीन है। अभी भी 11 बजे लोगों को बुलाती हूँ मैं, और 11 से 12 मिलती हूँ लोगों से, उसके बाद फिर फील्ड में जाती हूँ, फिर रात तक के फील्ड में। तो मेरे मिस्टर जो हैं घर पे ही रहते हैं अभी, तो पहले मेरे साथ घूमते थे, आजकल थोड़ा सा स्वस्थ हो गए तो नहीं निकल पाते, तो अभी उनका फिर भी सपोर्ट अच्छा रहता है। तो अभी भी आप घर का काम स्वयं करती हैं? हाँ, करती हूँ। है नौकर चाकर, लेकिन जब तक अपने हाथ से नहीं करो ना तो मज़ा नहीं आता, संतुष्टि नहीं होती। अगर आप राजनीति में नहीं आ रहे थे, तो कौन से ऐसा फील्ड था जो आपको पसंद था कि उस फील्ड में जाके भी काम करते रहते? मैंने फील्ड कोई चुना ही नहीं था, बस सर्विस का सोची थी कि पीएससी दिला के कुछ ना कुछ अच्छे जॉब में जाऊं, और मेरे मिस्टर की भी यही इच्छा थी। और मैंने पढ़ाई भी बहुत किया, बहुत कम उम्र मेरी शादी हो गई थी, बच्चे भी छोटे छोटे, और राजनीति में बच्चों के साथ राजनीति करना बहुत कठिन काम रहता है। फिर भी छोड़ के मैं जाती थी, और फिर भी मेरे बच्चे अच्छे होशियार रहे, अच्छे पढ़े लिखे, कोई डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, सब लोग अच्छे पोस्ट पे हैं अभी। हाँ। आप अपना राजनीतिक भविष्य कहाँ तक देखते हैं? अभी आप विधायक हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री, कहाँ तक देखते हैं आप? मुख्यमंत्री का तो नहीं सोच सकती, लेकिन अभी जो है फिर से सरकार बनेगी तो शायद मंत्रिमंडल में स्थान मिल जाए, ऐसा ज़रूर सोचे थे। और आगे भी जो है फिर से जो है हमारी लड़ाई तो जारी रहेगी कि फिर से टिकट मिले, फिर से चुनाव जीते, है ना। क्योंकि अब राजनीति में तो चुप तो बैठ नहीं सकते, संगठन में रह के काम करना है, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि बन के काम करना है। और क्योंकि बैठ के रहना तो ये हमारे उसमें ही नहीं है, एक दिन भी खाली रहो तो चैन नहीं पड़ता कि आज हमने कुछ काम नहीं किया, इसलिए रोज़ काम करना ही है ना। ये रूटीन बन गया है, और उस रूटीन में हमको आगे बढ़ना है।
विपक्ष में बैठकर अपने क्षेत्र के लिए काम करना और निकलवाना बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन फिर भी चूँकि अभी आपके पास 5 साल का समय है, विपक्ष में रह के आपको काम करना है, तो क्या ऐसे आपके पास एजेंडे हैं, मुद्दे हैं जिनको आपको लगता है कि मुझे 5 साल के भीतर इस काम को करना है? मेरा तो सबसे पहले एक तो सिंचाई, जो सोंडूर केनाल है उसकी सिंचाई तो मैं अपने गट्टासिली एरिया में और दुगली क्षेत्र में लाना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत पुरानी मांग है और उसका एक संघर्ष समिति बना है। सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जाएगा तो ये पंजाब हरियाणा बन सकता है, क्योंकि हमारे पास डैम है 4 और हमको पानी नहीं मिल रहा है। ये बहुत दिन की मांग है, उसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया। पिछले विधानसभा 2008 में भी मैं ध्यान आकर्षण प्रश्न के माध्यम से लगाई थी और हमारे जो संघर्ष समिति है उन लोग भी काफ़ी लगे हुए हैं और अंतिम पड़ाव पे है, बस सिर्फ फॉरेस्ट क्लियरेशन के कारण से वहीं पे जाके अटक जाता मामला। अभी फिर मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगी और कमेटी वालों के साथ में और फिर से प्रयास करूंगी और अपने क्षेत्र में कॉलेज खुलवाना ये मेरी पहली प्राथमिकता है। जहाँ जहाँ रोड नहीं बना वहाँ रोड बनवाना, जहाँ पानी की सुविधा नहीं है वहाँ पानी पहुँचाना, ये सब है। और नगर जैसे नगरीय प्रशासन नगर पंचायत है वहाँ का भी विकास करना है कि जैसे गौरव पथ बनवाना है, तालाबों का सौंदर्यीकरण करना है, ये सब प्लानिंग में है हमारी। और हमने पत्राचार भी शुरू कर दिया है उसके लिए, अब उस पर कितना सफल हो पाते हैं ऊपर वाले के ऊपर है। और ऐसा नहीं है क्षेत्र में हम कभी भी पार्टी स्तर पे काम नहीं करते, सबको लेकर के चलते हैं। दलगत राजनीति से ऊपर राजनीति करती हूँ मैं, सबसे संबंध मेरा अच्छा है। यदि वो भी मेरे पास प्रस्ताव लेके आते हैं तो मैं तुरंत साइन करके दे देती हूँ। जी मैम, आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंत में जाते जाते हमारे माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? क्षेत्र की जनता को बधाई देना चाहूँगी और क्षेत्र की जनता जो है मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है और आगे भी आशीर्वाद उनका बना रहे और क्षेत्र के लिए मैं संघर्ष करते रहूँगी, क्षेत्र के विकास के लिए लड़ाई लड़ते रहूँगी और क्षेत्रवासियों का सहयोग रहेगा तो मुझे लड़ाई लड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और उन सबको बधाई देती हूँ जिन लोगों ने बहुत सहयोग मुझे किया है और आगे भी सहयोग करते रहेंगे और मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है उन लोग को और उस उम्मीद पर मैं खरा उतरूँ, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। जी, तो आप सुन रहे थे सिहावा विधानसभा क्षेत्र से विधायक अंबिका मरकाम जी को, जिनका कहना है कि आने वाले 5 साल में भले वो विपक्ष के अभी वर्तमान में विपक्ष की सरकार है, लेकिन उसके बाद भी जो काम मुझे करना है वो काम मैं करने का पूरा प्रयास करूंगी और क्षेत्र के विकास में अपना भरपूर योगदान दूंगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।